हेलो स्टूडेंट्स। जीपीसी हनुमानगढ़ और पीटीसी एंड एलआरडीसी के जो ई लर्निंग प्रोग्राम हैं उनमें आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव पुरोहित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेक्चरर जीपीसी हनुमानगढ़ से, और आज हम मेटल फॉर्मिंग से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उस पर चर्चा करते हैं। पहले भी पिछली वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे भी थे और समझे थे, क्योंकि साथ ही साथ हम जो इससे पहले थ्योरी बिल्डअप की थी उसको भी रिवीजन करते चल रहे हैं, और उसके आंसर से हमारे एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। तो आइए मेटल वर्किंग या मेटल फॉर्मिंग पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन और भी पॉसिबल हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज एट इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ए है, बी है, अबोव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सी ऑप्शन है, और डी है एट 2/3 ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के 2/3 मेल्टिंग टेम्परेचर पर किया जाता है। तो कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग को हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हमने समझा, और जो मेन डिफरेंस जो सबसे पहले अराइज होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ही अराइज होता है। तो वहाँ पे हम सीख चुके हैं कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग जो है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बाउंड्री से कम है या ज़्यादा है उसी से डिफाइन होते हैं। तो कोल्ड वर्किंग के अंदर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर, तापमान पर इस वर्किंग को किया जाता है। यहाँ पर मेटल जो है वो स्टील है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर स्टील की जगह एल्यूमिनियम है या कोई और भी मेटल है, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है वो मेटल की वर्किंग का ही है, तो स्टील भी एक तरह का मेटल है। तो इससे यहाँ पे कोई डाउट की कोई यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील जो है वो बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है गुड सरफेस फिनिश एंड बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड इन ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, बी हॉट वर्किंग प्रोसेस, सी बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दी अबव। तो गुड सरफेस फिनिश यानी कि अच्छी सरफेस के ऊपर जो फिनिशिंग है और डायमेंशनल एक्यूरेसी जो इम्प्रूव मिलती है वो भी हमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर मिलती है। तो इसका आंसर है ए। कोल्ड वर्किंग के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड वर्किंग के अंदर अगर बात करें या कंपेयर करें हम हॉट वर्किंग के साथ, तो हॉट वर्किंग के अंदर टेम्परेचर है वो रिलेटिवली यहाँ से ज़्यादा होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण हॉट वर्किंग के अंदर जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन या फिर अदर गैसेज हैं उनसे कंटेमिनेशन, उनसे जो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस या फिर सरफेस के खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और उससे उसकी बाद में जब हम फाइनल जो हमारी डायमेंशनल जो एक्वायर करना चाहते हैं वो खराब हो जाती है। तो वो एक हॉट वर्किंग का ड्रॉबैक भी मान सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड वर्किंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सरफेस फिनिश भी अच्छी मिलती है और बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड ऑन मेटल्स, A to achieve optimum mechanical properties in the metal, B to improve the mechanical strength of the metal, C to make the metal dense, and D all of the above। तो फिर मेटल वर्किंग या मेटल फॉर्मिंग जो हमने सबसे पहले शुरू में समझा उसके एडवांटेजेस भी देखे थे, या इससे क्या हमें फ़ायदे होते हैं, हम क्यों करते हैं, उसमें भी हमें समझाया गया था कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, उनके अंदर भी एक सुधार आता है। इम्प्रूव्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी सुधार आता है। टू मेक द मेटल डेंस, चूंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं तो उसके अंदर जो पहले से कुछ स्ट्रेसेस हैं, कुछ होल्स हैं, कुछ जो डिफेक्ट्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो अगर हम बात यहाँ पर सी को गौर करें तो अगर हमारे पास जो कास्ट मटेरियल उसके अंदर कुछ पोर्स हैं या फिर कुछ कैविटीज हैं वो रिलेटिवली इंप्रूव हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर सुधार आता है, क्योंकि जब बाहर से कुछ फोर्सेस लगेंगे तो मेटल की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है एक्चुअल में। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि टू मेक द मेटल
डेंस, तो ये भी सही है। तो इसके ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए, बी एंड सी तीनों ही सही हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड ऑन मेटल्स टू अचीव ऑप्टिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन द मेटल टू इम्प्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू मेक स्टील डेंस। ओके, इसका आंसर हमने कर लिया था, इसका आंसर है डी। फिर है हॉट वर्किंग प्रोसेस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल विच इज कैरिड आउट एट। देखिए यहाँ पर हॉट वर्किंग है या हॉट फॉर्मिंग भी कह सकते हैं, तो ये हम जानते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, एट द टेम्परेचर अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो बी इज द राइट आंसर। ये फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रोलिंग के बारे में है, द वॉल्यूम ऑफ मेटल दैट एंटर्स द रोलिंग स्टैंड। रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो मेटल का वॉल्यूम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ए ऑप्शन ये कह रहा है कि शुड इंक्रीज आफ्टर रोलिंग प्रोसेस, बी है शुड डिक्रीज आफ्टर रोलिंग प्रोसेस, सी है शुड रिमेन सेम आफ्टर रोलिंग प्रोसेस, या डी अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि पता नहीं लगा सकता। तो देखिए रोलिंग प्रोसेस हो, चाहे मेटल फोर्जिंग हो, एक्सट्रूजन हो, या जो भी अपने मेटल फॉर्मिंग पे काफ़ी सारे प्रोसेसेस की डिस्कशन किया था, उसका सबसे एक एडवांटेज कह सकते हैं या फिर हम कैलकुलेशन के अंदर उस बात का फायदा उठाते हैं, वो फंडा है जो वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट। आयतन जो है वो मटेरियल का कांस्टेंट रहता है, चाहे उस पर फोर्सेज कैसा भी लग रहे हो। अगर हम कंप्रेसिव फोर्सेज की बात करें या टेंसाइल फोर्सेज की बात करें, संपीड़न के बल हो, चाहे खिंचाव के बल हो, चाहे अन्य प्रकार के बल हो, अगर मटेरियल की डायमेंशंस किसी एक साइड से डिक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड से जरूर इंक्रीज होगी, या इसका उल्टा भी सही है, अगर डायमेंशन इंक्रीज हो रही है तो वो दूसरी साइड से डिक्रीज होती है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो फाइनल जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल ही रहता है। शुरुआत में हमारे पास जैसा मेटल था उसका जो वॉल्यूम था ऑलमोस्ट मोस्टली कुछ स्क्रैचेज या फिर स्केल्स की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल, अगर उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो मेटल का यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है उसका वॉल्यूम जो है यानी कि आयतन है वो निश्चित नियत रहता है। इस बात का फायदा उठाते हुए हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ये जो है वो सेम यानी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शुड रिमेन सेम आफ्टर रोलिंग प्रोसेस, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस के अंदर मटेरियल की किस कैरेक्टरिस्टिक यानी कि किस लक्षण का, किस विशेषता का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ए है, बी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल, सी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, डी है नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी की बात इसने ए ऑप्शन में की है, लेकिन हम जानते हैं कि मेटल फॉर्मिंग का जो तरीका है वो एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन का तरीका है, जिससे हम मेटल की जो शेप है उसको चेंज करके हमारी जो डिजायर्ड शेप और साइज का जो प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं बाहर के या बाह्य बलों को लगाकर, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस को लगाकर। और यहाँ पर इसने चर्चा की है फोर्जिंग की, तो फोर्जिंग भी एक मेटल फॉर्मिंग का ही तरीका है। उसके अंदर इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टीज का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं। अगर मटेरियल इलास्टिक है, पूरा इलास्टिसिटी के रीजन के अगर हम कुछ करेंगे तो वो इलास्टिसिटी तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल को जो फोर्स लगाने के बाद में कुछ डायमेंशंस में चेंजेस लेके आती है, लेकिन फोर्सेस को हटाने के बाद में मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो मेटल की शेप को ही चेंज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। फिर है बात बी की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। तो डक्टिलिटी तो का मतलब तो ये होता है कि किसी पे तनाव का बल, बाह्य बल लगाने पर मटेरियल खिंचा ही चला जाए यहाँ तक कि पतले वायर या तार के हम ड्रॉ कर सकें, वो डक्टिलिटी का जो मेजर है वो ये बात शो करता है। तो यहाँ पर बी का भी कोई सिग्निफिकेंस जो रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर, जो ये फोर्जिंग की बात कर रहा है। तो प्लास्टिसिटी की अगर बात करें, जो ये शो करता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल का, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेज हटाने के बाद मटेरियल इलास्टिक रेंज से बाहर जा चुका है, उसके अंदर परमानेंट टाइप का डिफॉर्मेशन हुआ है,
और उससे मेटल को नई शेप भी मिलती है। कितने एक्सटेंट तक ये हुआ है, ये शो करता है कि मटेरियल की प्लास्टिसिटी कितनी है, कितना उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ है। तो यही हम फोर्जिंग के अंदर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, अगर उसके अगर कंप्रेसिव फोर्सेस लगाए तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण प्लास्टिक रीजन के अंदर जो कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी दर्शाने वाला होना चाहिए, फोर्जिंग का जो स्पेसिमेन है वो प्रॉपर्टी शो करने के लिए, प्लास्टिसिटी को शो करने के लिए इसके अंदर जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी प्लास्टिसिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड इन फोर्जिंग प्रोसेस। तो ये आज की हमारी चर्चा थी। मेटल वर्किंग से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास पुराने लेक्चर्स के हमने जो थ्योरी बिल्डअप की है, आप उनको भी अगर गौर फरमाए, उनको रिवीजन करें या हम पढ़ के आए हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। और इसी सीरीज में हम आने वाले क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और इन टॉपिक्स को कवर करते हुए जो भी हमने टॉपिक्स किए कवर, उन पे जो और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी पूरा करते चलेंगे। थैंक यू।